चैप्टर 51 बेशर्मी और रोमांस अतीत। काशी अक्षत की कॉफी में बहुत सारी मिर्ची डाल देती है उससे बदला लेने के लिए। लेकिन अक्षत तो नरक का देवता है, कैसे अपनी इज्जत का फालूदा होने दे सकता था। बिना मुंह से हवा भी निकाले सारी कॉफी खत्म कर देता है और उसके बाद काशी को किस करके अपने मुंह का टेस्ट उसे भी दे देता है। काशी को बुरी तरह से मिर्ची लगने लगती है। अक्षत काशी को किस करने के बाद आराम से जाकर अपने सोफे पर बैठ जाता है और काशी को तिलमिलाते हुए देखने लगता है। काशी खुद को शांत करने के लिए पानी से भरा जग खाली कर देती है। अक्षत को मुस्कुराते देखा काशी का बीपी हाई हो जाता है। वो गुस्से से अक्षत के पास जाती है कि उसका पैर कारपेट में उलझ जाता है और वो वहीं गिर जाती है। लेकिन गिरने से पहले उसने खुद को बचाने के लिए अपने हाथ पैर चला दिए, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि उसने अक्षत का टॉवल खोल दिया और उसका हाथ कहीं और ही जा लगा। काशी का हाथ अक्षत के सेंसिटिव एरिया पर था। काशी ने कस के उसे पकड़ा हुआ था। काशी की हरकत से अक्षत का दिमाग खराब हो जाता है। उसकी मुठिया कस जाती है। काशी ने अभी तक भी ध्यान नहीं दिया था कि उसका हाथ कहाँ पर है। काशी को हाथ न हटाते देख अक्षत बेशर्म की तरह कहती है, धर्म पत्नी, अगर कुछ देर और तुमने मुझे ऐसे ही टॉर्चर किया तो मैं फ्यूचर में कभी तुम्हें मां नहीं बना पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। काशी को अक्षत की बात बिल्कुल समझ में नहीं आती और वो कंफ्यूजन से उसकी ओर देखने लगती है। लेकिन जैसे ही अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखती है और उसे यह नजर आता है कि उसका हाथ कहाँ पर है, काशी की जोरदार चीख निकल जाती है। काशी अपना हाथ पीछे खींचकर फर्श से उठ जाती है और अपनी आंखें बंद करके दूसरी तरफ पलट जाती है। काशी अक्षत पर चिल्लाते हुए कहती है, आपको शर्म नहीं आती मेरे साथ ऐसी हरकत करते हुए? बेशर्म की तरह 2 साल के बच्चे के जैसे मेरे सामने बैठे हैं। उद्धरण चिन्ह। काशी की बात सुन के अक्षत की आंखें छोटी हो जाती है। वो अपने मन में दांत पीसते हुए कहते हैं, जो किया इस लड़की ने किया, और सारा ठीकरा मेरे सर पर फोड़ दिया, इसको तो मैं अभी बताता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अक्षत टॉवल को वही गिरा के सीधा काशी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। काशी को लगता है कि उसने कपड़े पहन लिया होंगे, लेकिन वो तो पूरा न्यूड होकर उसके सामने बेशर्म की तरह खड़ा था और उसको काशी के देखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अक्षत काशी को जबरदस्ती आंखें खोलने पे मजबूर करते हुए कहता है, जो किया तुमने किया और बेशर्म निकला मैं। डार्क चॉकलेट खाओ तुम और हाजमोला खिलाओ मुझे। मजे लो तुम, सजा भुगतू मैं। उद्धरण चिन्ह। काशी चिढ़ते हुए अक्षत को कहती है, लेकिन मैंने कब मजे ले लिए? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जो भी हुआ वो गलती से हुआ था। उद्धरण चिन्ह। अक्षत वैसे ही खड़ा अपनी कमर पर हाथ रखकर काशी को एटीट्यूड से कहता है, तो ले लो ना मजे। मना किसने किया है? मैं तो वैसे भी तुम्हारा ही हूँ और मैंने तो ये भी सुना है कि लड़कियों को डार्क चॉकलेट बहुत पसंद होती है। और तुम्हें तो इतनी पसंद आ गई है कि तुमसे तो कुछ दिन का कंट्रोल भी नहीं हो रहा। खुद भी मजे लो और मुझे भी मजे करवाओ। उद्धरण चिन्ह। अक्षत का एटीट्यूड देखे के काशी को भी गुस्सा आने लगता है। वो कौन सी उससे कम थी। काशी अक्षत को एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, चुपचाप जाके कपड़े पहन लो वरना तुम्हारी इस ककड़ी को काट काट के गरम तेल में फ्राई कर दूंगी और कुत्तों को खिला दूंगी। कोट। अक्षत काशी के पास जाते हुए कहता है, तुम हाथ तो लगा के दिखाओ फिर बताता हूँ तुम्हें। काशी हंसते हुए उसको जवाब देती है, अभी तो लगाया था फिर भी मन नहीं भरा तुम्हारा। उद्धरण चिन्ह। अक्षत काशी के पास जाके खड़ा हो जाता है और उसका हाथ पकड़ के अपनी लोअर बॉडी पे रख देता है। फिर से वही सब फील करके काशी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। काशी अपना हाथ वापस खींचने की कोशिश करती है, लेकिन अक्षत जबरदस्ती उसका हाथ वही ओए रखे पकड़े खड़ा रहता है। जाकर तो उसकी भी खराब हो रही थी, उसकी बॉडी गर्म हो चुकी थी, लेकिन उसने काशी से ज्यादा पेशेंस थी। वो काशी के हाथ को मूव करने लगता है। अक्षत को फील करके काशी की को पसीने आ जाते हैं। बिना कुछ किए ही उसकी धड़कनें शोर करने लगती है। दोनों ही मदहोश होने लगते हैं। अक्षत धीरे धीरे काशी को पीछे ले जाते हुए बेड पे गिरा देता है और खुद उसके ऊपर लीन हो जाता है। काशी की आंखें बंद हो जाती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। अक्षत उसके गले में मुंह छुपा के उसे लिक करने लगता है। काशी अक्षत की वेट टंग को फील करने कांपने लगती है। अक्षत काशी के कपड़े उतारने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में काशी पूरी तरह से उसके सामने न्यूड थी। काशी को अक्षत की वेट टंग अपनी अपर बॉडी पे फील होने लगती है। अक्षत के हाथ काशी की पूरी बॉडी पे चल रहे थे और काशी मीठी मीठी आहें भर रही थी। काफी देर तक उसकी अपर बॉडी के साथ खेलने के बाद वो धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। दोनों ही इस पल में सब कुछ भुला के एक दूसरे को पाने में लगे थे।
ना उन्हें कुछ याद था और हाँ ही वो कुछ याद करना चाहते थे। काशी अपनी आंखें बंद किए अक्षत को अपनी पूरी बॉडी पे फील कर रही थी। अक्षत को भी कोई होश नहीं था। अक्षत को नीचे जाते देख काशी की पैर बेडशीट पे कस जाती है। लेकिन आज दोनों का मिलना लिखा नहीं था। इसलिए राणा जी ने बजाई फोन की घंटी और दोनों आए होश में। अक्षत काशी से दूर होता है और उसे ब्लैंकेट से कवर करके सोफे के पास जाके टॉवल लेता है और खुद को कवर करके कॉल अटेंड करता है। सामने से राणा जी कुछ कहते हैं और अक्षत बस हाँ हम में जवाब देता है। काशी अक्षत के प्यार भरे टॉर्चर से थक चुकी थी, वो तुरंत ही ब्लैंकेट में घुस के सो जाती है। अक्षत कुछ देर बाद कॉल कट करके मुड़ता है तो वो सो चुकी थी। अक्षत उसके पास जाके उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और उसके माथे पे किस करता है। अक्षत अपने कपड़े पहनता है और रूम से बाहर निकल जाता है। काशी आराम से इन सब से बेखबर सोई रहती है। अक्षत बाहर आता है तो राणा जी वही उसका वेट कर रहे थे। राणा जी और अक्षत पार्किंग में जाते हैं और एक कार लेके चुपचाप हवेली से बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी कार एक रेगिस्तान के पास रुकती है। दोनों कार से बाहर आते हैं और रेगिस्तान के अंदर जाने लगते हैं। कुछ दूर चलने पे उन्हें एक आदमी की पीठ दिखाई देती है। दोनों उसके पास जाते हैं और अक्षत उस इंसान के बगल में जाके खड़ा हो जाता है और राणा जी वही कुछ दूर उससे पीछे। कुछ देर दोनों के ही बीच ऐसे ही खामोशी छाई रहती है। एक लंबी खामोशी के बाद वो दूसरा इंसान कहता है, उसके बारे में कुछ पता चला तुम्हें? अक्षत लाचारी से ना में सिर हिला देता है। सुना है कोई और मिल गई है तुम्हें? वो इंसान आगे पूछता है। उसकी बात सुन के भी अक्षत के चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले, वो पत्थर ही बना रहता है और कुछ देर चुप रह के कहता है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तुम जानते हो, तुम्हें सारी बात पता है फिर भी तुम ये सब बोल रहे हो। उद्धरण चिन्ह। वो इंसान आगे कहता है, मैं कुछ नहीं भूला, मुझे सब याद है। लेकिन लगता है कि तुम शायद कुछ भूल रहे हो। बचपन में भी तुमने ऐसी ही एक गलती की थी, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? कल को अगर वो तुम्हें मिल गई थी तुम कैसे ये सब हैंडल करोगे? और सच तुम भी जानते हो और मैं भी, उसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। उसके बिना तुम अधूरे हो। उसके बिना तुम एक नॉर्मल इंसान हो, हुकुम सा भी नहीं हो। लेकिन लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। वो सब भूल के तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगे हो। उद्धरण चिन्ह। उस इंसान की बात सुन के अक्षत के चेहरे पे सिकन आ जाती है। उसके दिमाग में फिर से वही सब सीन घूमने लगते हैं। उस छोटे लड़के और लड़की के। उसे खुद पे ही गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से से वहां से जाने लगता है कि वो इंसान उसे आवाज देके रोक के कहता है, क्या हुआ? राजस्थान के होने वाले हुकुम सा इतने काजोर निकले कि थोड़ी सी बात भी नहीं सुन पाते। सच कड़वा जरूर होता है हुकुम सा, लेकिन जरूरी भी होता है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले हुकुम सा अपने अतीत से भागने की, लेकिन जो सच है वो कभी नहीं बदल सकता। आपका अतीत आपका सच है, आज है और कल होगा। लेकिन वो सिर्फ कुछ दिन का छलावा है जिससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। निकलना पड़ेगा हुकुम सा। उद्धरण चिन्ह। वो इंसान लगभग चिल्लाते हुए कहता है। उसके चिल्लाने से अक्षत का भी गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो शेर की तरह दहाड़ते हुए कहता है, मैं उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वो हमेशा मेरे ही साथ रहेगी। उद्धरण चिन्ह। तभी पीछे से दादाजी आते हुए कहते हैं, किस हक से रहेगी वो आपके साथ? आप जानते हैं ना आप उनसे शादी नहीं कर सकते। और अगर आपने उनसे शादी की तो आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। हमेशा के लिए। फिर भूल जाएगा आपकी राजस्थान कभी आपका होगा। क्योंकि उनके बिना तो गद्दी आपको मिलने से रही। दादाजी की बात सुन के अक्षत गुस्से से एक पैर खींच के उस मिट्टी में मारता है और धूल का बवंडर उठ के उसे अपने आगोश में ले लेता है। अक्षत वही घुटनों के बल बैठ जाता है और जोर से चीखता है, मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ यहाँ से सब लोग। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जाओ। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की चीख सुन के वो रेगिस्तान भी एक पल को कांप जाता है। दादाजी अक्षत के पास जाते हैं और प्यार से उसके सिर पे हाथ फेर के कहते हैं, अक्षत मेरे बच्चे संभाल खुद को। होनी को कोई नहीं टाल सकता। ये पूरा राजस्थान तेरे भरोसे है, तू ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकता। अगर ये गद्दी किसी के गलत हाथों में चली गई तो तू जानता है ना क्या हो जाएगा। अपने लिए नहीं उन लोगों के लिए तुझे मजबूत बनना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। दादाजी अपनी बात खत्म करके वहां से चले जाते हैं और वो इंसान भी उस रेगिस्तान में कहीं गायब हो जाता है। अक्षत वही बैठा रहता है और उसके साथ ही राणा जी भी। CH52 गांव वालों की बातें, अबीर का रूखापन। रंगों का त्योहार मुबारक हो सबको। गुजिया खा ली क्या सबने?
सबके जाने के बाद अक्षत वही रेगिस्तान में अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और जोर से चीखता है, आया। उद्धरण चिन्ह। उसकी चीख में इतना दर्द था कि एक पल को राणा जी की भी आंखें नम हो जाती हैं। वो भी ऊपर वाले से शिकायत कर रहे थे कि उन्होंने अक्षत को धन दौलत पैसा सब कुछ दिया था, लेकिन कभी उसकी खुशियां उसे नसीब नहीं होने दी। माँ बाप का साया उससे छीन लिया और जिसे भी उसने चाहा उसको भी उसने छीन लिया। आज राणा जी खुद आगे आकर अक्षत के लिए भगवान से लड़ने को तैयार थे। अक्षत की चीख से एक पल को रेगिस्तान भी रो पड़ता है। उसके अंदर इतना दर्द छुपा हुआ था। सबको लगता था कि अक्षत एक पत्थर दिल इंसान है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में इतना कुछ झेला है कि शायद ऊपर वाला भी रो पड़े उसके नसीब देख के। लेकिन फिर भी वो हमेशा अपने परिवार के लिए, अपने राजस्थान के लोगों के लिए हमेशा ही पत्थर बन के सबके सामने खड़ा रहा है, ताकि उन पर कोई मुसीबत ना आए। लेकिन आज वो बुरी तरह से टूट चुका था। बचपन में उससे सब कुछ छीन लिया और आज भी जब उसे काशी में अपनी खुशियां दिखने लगी तो भगवान ने उससे वो भी छीनने की पूरी तैयारी कर रखी थी। अक्षत वहीं बैठ के बच्चों की तरह रोने लगता है। राणा जी उसके पास जाते हैं और उसे कस के अपने गले से लगा लेते हैं। अक्षत काफी देर तक उनके गले लगे ऐसे ही सुबकता रहता है। अक्षत को चुप न होते देख राणा जी उसे खुद से दूर करते हैं और उसके आंसू पोंछकर उसे शांत करवाते हुए कहते हैं, अक्षत संभालो खुद को, तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकते हो। हम उसे किसी न किसी तरीके से ढूंढ लेंगे। कोई ना कोई रास्ता इन सब का जरूर निकल जाएगा। तुम परेशान मत हो। हर बार तुमसे सब कुछ नहीं छीन सकता है वो ऊपर वाला। इस बार उसे तुम्हें भी तुम्हारे हिस्से की खुशियां देनी पड़ेगी, चाहे फिर उसके लिए मुझे खुद ही उनसे क्यों ना लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा। लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा, अपने लिए, काशी के लिए और बाकी सब के लिए भी। उद्धरण चिन्ह। राणा जी की बात सुन के अक्षत खुद को शांत करने लगता है। वो वही खामोश ही उस रेत पे खुद को बिखेर देता है और एक तक उस काली अमावस्या की रात को देखने लगता है। उस रात में भी उतना अंधेरा नहीं था जितना इस वक्त अक्षत के अंदर था। वही ये जो कुछ भी उस रेगिस्तान में हो रहा था वो सब वो मास्क मैन अपने विला में बैठ के देख रहा था। उसके चेहरे पे इस वक्त अलग ही सुकून दिखाई दे रहा था। वो कमरे में सोफे पे टॉवल लपेट के बैठा था। अक्षत को रोते देख उसके दिल को सुकून मिल रहा था। वो एकटक अपने सामने बेड पे ब्लैंकेट में लूटी हुई उस लड़की को देखता है जिसके चेहरे पे दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उन दोनों को दर्द में देख के उसके दिल में गुलाब खिल रहे थे। वो मास्क मैन अपना सिगार जला के बालकनी में चला जाता है और सिगार की कस लेते हुए उसके धुएं को हवा में उड़ा के जोर जोर से हंसने लगता है और आसमान की ओर देख के कहता है, हमेशा चांद आसमान में चमके ही जरूरी नहीं है। अमावस्या की रात को अंधेरा कायम रहता है। 100 सुनार की तो एक लोहार की होती है। अब मेरा वक्त आया है अक्षत राठौड़, ओह सॉरी माय मिस्टेक हुकुम सा। कोट। इतना बोल के वो इंसान पागलों की तरह हंसने लगता है और फिर कुछ देर बाद आगे कहता है, बरसों से मुझे इसी पल का ही तो इंतजार था कि तुम ऐसे तड़पो। हाय कितना सुकून मिल रहा है मेरे दिल को। जिसकी तलाश तुम्हें है वो तुम्हारे बहुत करीब है, लेकिन तुम उसे कहीं नहीं मिल पाओगे। क्योंकि मैं मिलने ही नहीं दूंगा। जो मेरे परिवार के साथ हुआ वो अब तुम्हारे साथ होगा। तुम खून के आंसू रोवोगे और फिर मेरा खून बढ़ेगा, क्योंकि मैं तो हूँ ही वैम्पायर। कोट। मास्क मैन अंदर चला जाता है और ब्लैंकेट हटा के उस लड़की के ऊपर लेट जाता है। वो लड़की बेहोश थी और बेहोशी में ही वो उसके साथ गलत करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, राठौड़ हवेली। काशी की नींद खुलती है तो वो बेड पे अकेली थी। रूम भी अब तक वैसा ही था जैसा उसके सोने से पहले था। मतलब अक्षत पूरी रात ही वापस नहीं आया था। काशी को अक्षत की फिक्र होने लगती है। वो अक्षत को कॉल करने की सोचती है लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो उससे नाराज है, इसलिए ये सोच के वापस फोन को रख देती है और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो रेडी होके हॉल में चली जाती है। उसे घर में आए कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन उसे सब लोगों की आदत सी लग चुकी थी और उन्हीं आदतों में एक अक्षत की आदत थी। वो यहाँ नहीं था और ये सोच के ही उसे बुरा लग रहा था। उसने तो सोचा था कि वो अक्षत को उसी गलती के लिए माफी मांगने को मजबूर करेगी, उससे बात नहीं करेगी, लेकिन यहाँ तो उससे एक सेकंड भी अक्षत के बिना गुजारना मुश्किल हो गया था। वो अपना दिल लगाने को मीरा जी के पास किचन में चली जाती है उनका हाथ बटाने को। कुछ देर बाद सब लोग डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं नाश्ता करने के लिए। सब बैठ के नाश्ता करने लगते हैं। वहाँ अक्षत, राणा जी और सिया के अलावा सब लोग थे। सिया को वहाँ ना देख के दादाजी अबीर से सिया के बारे में सवाल करते हैं। अबीर मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे क्या पता दादाजी, मैं कोई उस क्वीन एलिजाबेथ का पीए थोड़ी लग रहा हूँ।
वैसे भी आजकल मैडम का दिल कहीं और ही ज्यादा लग रहा है। वही बिजी होगी और वैसे भी उसका फेवरेट दोस्त भी तो यहाँ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सिया अवी के साथ बिजी थी। अबीर ने सिया को रात को ही अच्छे से समझा दिया था कि वो अवी से दूर रहेगी। लेकिन सिया तो सिया है, उसने अबीर की बस्तों को अनवांटेड गेस्ट की तरह पूरा इग्नोर किया और सुबह उसके लिए कॉफी बना के ले गई उसके रूम में। अबीर ने जब ये सब देखा थी उसका दिमाग बुरी तरह खराब हो गया। ऊपर से अभी जब एक्सरसाइज कर रहा था शर्टलेस होकर तब भी सिया उसकी हेल्प कर रही थी और एकटक उसे ही देख रही थी। अबीर ने जब ये सब देखा तो उसका दिमाग घूम गया। और वो सिया को वही अवी के पास छोड़ के नाश्ते के लिए आ गया। और इसलिए उसने अभी दादाजी की बात का भी ऐसे ही रूखे से जवाब दिया था। सबको अबीर की बातों से अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी, क्योंकि उसकी टोन से ही सबको साफ पता चल रहा था कि वो कितना ज्यादा जल रहा है। उसका कंसर्न सिया के लिए साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर में सिया और अवी भी वहां आ जाते हैं। सिया ने अवी का हाथ पकड़ा हुआ था और दोनों एक दूसरे से हंसते मुस्कुराते डाइनिंग एरिया में आ रहे थे। दोनों को देख के अबीर का दिमाग खराब हो जाता है। वो लगभग खाने को चबाते हुए कहता है, ये लीजिए आ गया आप सब जा फेवरेट दो हंसों का जोड़ा। नजर उतार दीजिए कहीं नजर ना लाग जाए इनकी जोड़ी को। उद्धरण चिन्ह। अबीर की बात सिया ने भी सुनी थी, इसलिए वो मुंह बनाते हुए कहती है, दादाजी आप देख रहे हो ना, लोग कैसे जल भून के कोयला हो रहे हैं। पहले ही काले हैं और कहीं राख बन गए तो मेरी एक छोटी सी फूंक से ही उड़ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। सिया ने ये सब कुछ अबीर को सताने के लिए बोला था, लेकिन आज अबीर ने सिया की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अबीर को चुप देख सिया को बहुत हुए लग रहा था। उसकी अभी से पकड़ ढीली हो जाती है, क्योंकि वो तो ये सब सिर्फ अबीर को जलाने के लिए कर रही थी और अबीर तो इन सब से उक्त उससे नाराज होके ही बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो सबसे छुपा लेती है, सिवाय अबीर के, क्योंकि उसकी तो हर धड़कन ही सिया से शुरू और उसी पे खत्म होती थी। तभी बाहर से कुछ लोगों की आवाज आती है। सब लोग बाहर जाते हैं तो बाहर बहुत सारे गांवों के मुखिया और भी बहुत सारे नामी गिरामी लोग आए हुए थे। सब दादाजी को और दादी जी को नमस्कार करते हैं। दादाजी पूछते हैं, क्या बात है मुखिया जी आप सब यहाँ। दादाजी की बात पे एक आदमी जो उनका हेड लग रहा था वो आगे आके कहता है, बड़े मालिक आज हम सब एक बहुत ही जरूरी काम से यहाँ आए हैं। आप तो जानते ही है जा की हुकुम सा की गद्दी आपके बड़े बेटे यानी अक्षत सा के पिता के जाने के बाद से खाली है। तो हम सब आपसे ये कहने आए थे कि आप तो अक्षत मालिक सा बड़े हो गए हैं तो उनका राजाभिषेक कर देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। दादाजी उन सब की बात सुन के कुछ गहरी सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो गांव वालों को क्या ही जवाब दे, क्योंकि उनके पास अभी खुद के लिए बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब उन्हें अभी तक नहीं मिला था, तो उनको कैसे जवाब देते। दादाजी कुछ देर शांत रहती है। उनको शांत देख उन लोगों में भी कानाफूसी होने लगती है। CH53 याद आएगा तब बताऊंगी। सब लोग बैठ के नाश्ता कर रहे थे कि सबको बाहर से कुछ आवाज आने लगती है। सब बाहर जाके देखते हैं तो बाहर कुछ गांवों के मुखिया और भी कुछ लोग आए हुए थे। दादाजी उनसे उनके आने की वजह पूछते हैं। वो लोग दादाजी को कहते हैं, मालिक आप तो जानते ही है ना कि आपके बड़े बेटे के जाने के बाद से ही हुकुम सा की गद्दी खाली है और अब तो अक्षत सा भी बड़े हो चुके हैं और उनकी उम्र भी हो चुकी है, तो आपको नहीं लगता कि उनको गद्दी पे बैठा के उनका राज्याभिषेक कर देना चाहिए। बस अब तो उनको बुलाने की देर है। तब आपने ही कहा था कि जब तक वो 25 साल की नहीं हो जाती तब तक आप उन्हें राठौर हवेली नहीं लेके आएंगे और उनके बिना तो राज्याभिषेक भी नहीं हो सकता। इसलिए हम सब की ये राय है कि उनको यहाँ लाया जाए और अक्षतसा को गद्दी पे बैठा दिया जाए, क्योंकि गद्दी का ज्यादा दिन तक खाली रहना ठीक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुन के दादाजी, दादी जी और रणविजय जी के साथ मीरा जी भी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि जिसकी वो बात कर रहे थे वो इंसान है कहाँ ये तो वो खुद ही नहीं जानते, तो उन्हें वापस कैसे लाए। लेकिन कुछ जवाब तो देना ही था। दादाजी को कुछ ना बोलता देख गांव वालों के बीच से एक आदमी आगे आता है और थोड़ा मजाक उड़ाते हुए कहता है, बड़े मालिक कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपके पास है ही नहीं। बचपन की बातों को आपने बचपना समझ के ही हवा में उड़ा दिया हो। उद्धरण चिन्ह। दादाजी को उस इंसान पे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उस वक्त उन्होंने चुप रहना ही ठीक समझा। उनको कुछ न कहता देख वो आदमी आगे कहता है, अगर ऐसा है तो बता दीजिए बड़े मालिक, क्योंकि गद्दी पे किसी न किसी को तो बैठना ही है। उनके बिना अक्षत सा गद्दी पे नहीं बैठ सकते, और अगर वो नहीं बैठ सकते तो फिर गद्दी आपके। उद्धरण चिन्ह। वो आदमी इतना ही बोल पाता है कि पीछे से अक्षत की गुस्से से भरी आवाज आती है, बस।
उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज सुनते ही सबकी नजर झुक जाती है, क्योंकि दादाजी भी एक बार को थोड़ी नरमी दिखा देते थे, लेकिन अक्षत ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर होती थी। उसके सामने आज तक किसी की नहीं चली थी। वो आदमी भी इसलिए बोल पा रहा था क्योंकि वो वहां नहीं था, और अब उसके आते ही उसकी भी बोलती बंद। वो आदमी सिर झुका लेता है। उसके डर से पसीने छूटने लगते हैं। अक्षत आगे आके दादाजी के पास खड़ा हो जाता है और दादाजी को एक नजर देख फिर से सामने देखता है और पूरा पत्थर बन जाता है। और सामने खड़े लोगों को अपनी लाल नजरों से देखते हुए कहता है, ये गद्दी हमेशा से राठौड़ की इज्जत रही है और आगे भी रहेगी। आज तक ये मेरे पिता के नाम से ही चलती थी और अब इसकी इज्जत मेरे हाथों में होगी। आप सब फिक्र मत कीजिए। और रही बात उनकी, वो भी बहुत जल्दी आप सबके सामने होगी। तो आप सबको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक 3 महीने के बाद राज्याभिषेक बिल्कुल ठीक तय और वक्त पे ही होगा, जैसा कि पहले से ही तय है। अब मुझे लगता है आप सबको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, तो आप सब जा सकते हैं। अक्षत की बात खत्म होती है और सब पतली गली से निकल लेते हैं, क्योंकि अब आगे कुछ कहने की किसी की हिम्मत नहीं थी। और सबसे पहले वो ही आदमी निकलता है जो बहुत ज्यादा गद्दी गद्दी कर रहा था। सबके जाने के बाद दादाजी अक्षत को स्टडी रूम में आने को कहते हैं और अंदर चले जाते हैं। बाकी सब भी अंदर चले जाते हैं। अक्षत एक नजर रवि को देख के स्टडी रूम में चला जाता है। अक्षत अंदर जाता है और उसके जाते ही दादाजी उस पर बरस पड़ते हैं। अक्षत, ये क्या किया आपने? क्या बोल के आए हैं आप बाहर? 3 महीनों में कैसे ढूंढेंगे उनको? जब इतने सालों में उनका कुछ पता नहीं चला तो अब कैसे पता करेंगे आप? आज अगर हम उन्हें जवाब दे देते तो ठीक रहता, लेकिन 3 महीने के बाद क्या? जब वो आपके पास होगी ही नहीं तो आप गद्दी कैसे संभालेंगे? क्या जवाब देंगे आप लोगों को, पूरे राजस्थान को? कोर्ट। दादाजी की बात सुन के अक्षत कुछ देर चुप रहता है और फिर आगे कहता है, आप फिक्र मत कीजिए दादाजी, मैं उन्हें ले आऊंगा। वैसे मुझे आपको ये कहना था कि मैं 1 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, कल शाम को। कुछ जरूरी काम है। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुन के दादाजी कुछ नहीं कहते, बस हाँ में सिर हिला देते हैं। लेकिन वो अब कुछ गहराई से सोच रहे थे। अक्षत स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है और सीधा अपने कमरे की तरफ चला जाता है। इस बीच उसने काशी, जो कि हॉल में बैठी हुई थी, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। शायद वो अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहा था। अपनी तकलीफों को कम करने के लिए काशी को इग्नोर कर रहा था। अक्षत का इग्नोरेंस देख के काशी को भी तकलीफ हो रही थी। उसकी आंखें नम हो जाती है, क्योंकि अक्षत ने आने के बाद उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा था। लेकिन वो भी अक्षत से कुछ कह भी नहीं सकती थी सबके सामने, इसलिए वो सबके पास ही बैठी रहती है और ऐसे ही हंसी मजाक करती रहती है, शायद अपने दर्द को कम करने के लिए। थोड़ी देर के बाद अक्षत रेडी होके बाहर आता है और सीधे घर के बाहर चला जाता है। उसके साथ ही राणा जी और अबीर भी चले जाते हैं। आज अबीर ने भी सिया से कोई लड़ाई नहीं की थी, ना वो उससे बात कर रहा था। वो भी अक्षत की तरह सिया को इग्नोर कर रहा था। तीनों ही घर से बाहर निकल जाते हैं। अबीर को ऐसे बिना कुछ कहे जाते देख सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एकदम से उठकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। सब लोग बातों में बिजी थे, इसीलिए कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता है। सिया अपने कमरे में जाती है और बेड पर औंधे मुंह गिर के तकिए में मुंह छुपा के जोर जोर से रोने लगती है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और अबीर अंदर आता है, क्योंकि वो अपना फोन यही भूल गया था, इसलिए वो अपने फोन को लेने के लिए वापस आया था। लेकिन सिया को रोते देख उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वो सिया के पास जाता है और उसे पलट के देखता है तो उसकी आंखें रो रो के लाल हो चुकी थी, उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अबीर सिया के बालों में हाथ डालकर उसे थोड़ा ऊपर उठाता है और दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोने की? उद्धरण चिन्ह। सिया अबीर को देख के उसे अपने छोटे छोटे हाथों से मारने लगती है और रोते हुए कहती है, तुम बहुत बुरे हो, राक्षस हो, सडू हो, घमंडी हो, नकचड़ी हो, और भी बहुत कुछ हो। फिर थोड़ा याद करके आगे कहती है, कालिया भैंसा हो। अबीर अपनी इतनी तारीफ सिया के मुंह से सुन के सदमे में जा चुका था। वो सिया को देखते हुए कहता है, हो गया या कुछ और भी रह गया है? सिया अबीर की शर्ट से अपनी नोट साफ करके आगे कहती है, आगे याद आएगा तब बताऊंगी। अबीर उसकी बातें सुन के नाम अपना सरनामे हिला देता है। उसे यकीन हो चला था कि इस सामने बैठी लड़की का सच में इस जन्म में कुछ नहीं हो सकता है। अबीर सिया के आंसू साफ करता है और उसे साइड टेबल से पानी का गिलास उठा कर देता है। सिया सारा पानी एक ही सांस में पी जाती है और फिर अबीर की शर्ट से ही अपना मुंह भी पूछ लेती है।
अबीर अपनी शर्ट की हालत देखता है जो कहीं से पीली कहीं से हरी नजर आ रही थी। अबीर सिया को देखते हुए आगे कहता है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो अब बताओगी रो क्यों रही थी। सिया मुंह बनाते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से रो रही थी। अबीर कंफ्यूजन से उससे पूछता है, लेकिन मैंने किया क्या है जिस वजह से तुमने यहाँ पर बाढ़ ला रखी थी। उद्धरण चिन्ह। सिया अबीर को खा जाने वाली नजरों से देखती है और लगभग उस पे चिढ़ते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। देखो मिस्टर हैंडसम राठौड़, अगर आज के बाद तुमने मुझे इग्नोर किया तो ऐसा हाल करूंगी तुम्हारा कि सारी जिंदगी बरगद के पेड़ पे उल्टे लटके मिलोगे, बेताल की तरह। उद्धरण चिन्ह। लेकिन बेताल बरगद के पेड़ पे थोड़ी लटका रहता था। अबीर सिया से पूछता है। सिया अपना सिर पीटते हुए कहती है, तो किसी पेड़ पे तो लटका था, तुम मुद्दे पे आओ, मुझे भटकाओ मत समझे। अबीर टेढ़ी स्माइल करते हुए कहता है, तो क्या तुम्हें बुरा लग गया मेरे इग्नोर करने से। उद्धरण चिन्ह। सिया तपाक से जवाब देती है, हाँ लगा है बुरा, अब क्या मैं हनुमान जी की तरह तुम्हें सीना फाड़ के दिखाओ कि मुझे कितना बुरा लगा है। अबीर आगे पूछता है, और इस बुरे लगने की वजह जान सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अबीर की बात सुन के सिया झेप जाती है क्योंकि अभी तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं था, वो खुद कंफ्यूज थी। अबीर फिर से अपना सवाल रिपीट करता है और आगे कहता है, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। अबीर की बात सुन के सिया को खांसी आ जाती है। वो कुछ कहने को होती है कि अबीर का फोन रिंग करता है। अबीर कॉल देखता है तो अक्षत का था, जो उसका बाहर कार में वेट कर रहा था। अबीर बाहर भागते हुए कहता है, हम आगे की बात रात को कंटिन्यू करेंगे, अभी जाना होगा मुझे। अबीर चला जाता है और सिया उसके जाते ही अपने दिल पे हाथ रख के चैन की सांस लेती है। उसके दिल में हलचल नव चुकी थी, बस उसको नाम देना बाकी था। CH51 अक्षत की कमजोरी। अबीर सिया से बात कर ही रहा था कि उसका फोन रिंग करता है। अबीर कॉलर आईडी देखता है तो अक्षत उसे कॉल कर रहा था। अक्षत बाहर पार्किंग में अबीर के लिए वेट कर रहा था कार में, क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना था, क्योंकि उनकी कोई जरूरी मीटिंग थी। अक्षत का कॉल देख के अबीर जल्दी से सिया को ये कहकर कि वो अपनी बात बाद में कंटिन्यू करेगा वहां से निकल जाता है। अबीर से बात करके सिया का दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है और बाकी सबके पास हॉल में जाकर बैठ जाती है और फिर से गप्पे मारने लगती है। इधर काशी को बार बार अक्षत का इग्नोर करना याद आ रहा था। कल रात तक उनके बीच में सब कुछ ठीक था, लेकिन अब अक्षत उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। काशी अक्षत की वजह से परेशान थी, उसका मुंह लटका हुआ था। काशी का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर सिया उससे पूछती है, दी आपको क्या हुआ, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन काशी सिया को परेशान नहीं करना चाहती थी और कहती भी क्या ही उससे, इसलिए काशी नामे सर हिलाते हुए कहती है, बस ऐसे ही मन नहीं लग रहा था, घर में रहते रहते बोर हो चुकी है ना, कितने दिन से हम कहीं बाहर नहीं गए। उद्धरण चिन्ह। काशी की बात सुन के अनवी भी कहती है, आप ठीक कह रहे हो, कितने दिन से मैंने भाईसा के पैसे भी खर्च नहीं किए, क्या करेंगे इतने पैसे का, कया के जाएंगे, ये नहीं कि थोड़े हम पे भी बरसा दे। उद्धरण चिन्ह। अनवी की नौटंकी देख के काशी के चेहरे पे थोड़ी स्माइल आ जाती है। सिया उसकी नौटंकी में शामिल होते हुए कहती है, तो फिर देर किस बात की है, जल्लाद गए ऑफिस रात से पहले तो आने से रहे, तो क्यों ना हम थोड़ी घूमी घूमी करके आए, चलो शॉपिंग पे चलते हैं और वही मूवी भी देखेंगे और डिनर लंच सब कर लेंगे। उद्धरण चिन्ह। सिया की बात सबको ठीक लगती है, सब लोग सहमति में सर हिला देते हैं। काशी दादी और मीरा जी से भी साथ चलने के लिए कहती है तो दादी और मीरा जी भी साथ आने के लिए हाँ कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी आज घर में कुछ ज्यादा काम नहीं था और इसी बहाने वो भी थोड़ा घूम लेते, इसीलिए सब लोग रेडी हो जाते हैं। कुछ देर में पूरी पलटन रेडी होके हॉल में खड़ी थी। काशी ने ब्लैक कलर का अनारकली सूट पहना था जिसकी बैक काफी डीप थी। उस ब्लैक सूट में उसका फिगर अच्छे से निखर के आ रहा था। सिया और अनवी ने मैचिंग के कपड़े पहने थे। उन दोनों ने जीन्स टॉप पहना था। दादी और मीरा जी ने साड़ी पहनी थी, वो भी एक से बढ़कर एक लग रही थी। उनकी एक ही अदा किसी के भी दिल पर बिजली गिराने के लिए काफी थी। कुछ देर के बाद पांचों ही कार से मॉल के लिए निकल जाती हैं। उन्होंने अपने साथ कुछ ही गार्ड्स को आने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर अक्षत को पता चला कि वो बिना गार्ड्स के ही बाहर घूमने के लिए गए थे, तो अक्षत उनका हमेशा के लिए घर से निकलना ही बंद कर देगा और ऊपर से उन सब की सेफ्टी की भी बात थी, इसलिए दादी और मीरा जी ने भी गार्ड्स को ले जाने के लिए उन्हें कहा था। लेकिन वो तीनों लड़कियां तो आज आजाद पंछी की तरह एंजॉय करना चाहती थी।
इसलिए सिर्फ कुछ गार्ड के साथ ही वो मॉल के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद उनकी कार मॉल की पार्किंग में रुकती है। वो लोग बाहर आते हैं और मुस्कुराते हुए मॉल के अंदर चले जाते हैं। सबसे पहले वो मूवी देखने के लिए सेकंड फ्लोर पे जाते हैं और वहां जाकर पठान मूवी की टिकट लेकर और थोड़े पॉपकॉर्न और बाकी कुछ वेफर्स लेकर सिनेमा हॉल में पहुंच जाते हैं और अपनी अपनी सीट पर कब्जा कर लेते हैं। दादी, जो कि शाहरुख खान की बड़ी वाली फैन, पंखा, एसी सब थी, पठान मूवी का नाम सुन के ही एक्साइटेड हो चुकी थी। दादी अपने फेवरेट हीरो की मूवी इतने टाइम के बाद ऐसे सिनेमा हॉल में देखकर बच्चों की तरह हरकतें कर रही थी। कुछ घंटे के बाद उनकी मूवी खत्म होती है और वो सब लोग मुस्कुराते हुए हॉल से बाहर आते हैं। उसके बाद उन्हें इतनी देर में भूख लग चुकी थी और वैसे भी लंच का टाइम हो चुका था, इसलिए वो सब लंच करने के लिए 4th फ्लोर पर चले जाते हैं, जहां पर रेस्टोरेंट बना हुआ था। वहां जाकर वो सब अपनी अपनी पसंद की चीजें ऑर्डर करते हैं, क्योंकि घर में तो सिर्फ उन्हें हेल्थी खाना ही खाने को मिलता था और बाहर आकर वो आज अपनी सारी इच्छा पूरी करने में लगी हुई थी। लेकिन दादी को ज्यादा कुछ तला भुना नहीं खाने दिया जाता, क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो सकती थी। इसीलिए दादी सिर्फ नॉर्मल ही खाना ऑर्डर करती है और वही खाकर खुश हो जाती है। पेट पूजा करने के बाद वो लोग शॉपिंग के लिए 7th फ्लोर पर जाते हैं। सबसे पहले दादी और मीरा जी के लिए साड़ियां लेते हैं, क्योंकि उन तीनों लड़कियों को तो शॉपिंग करने में पूरा दिन निकल जाता, तब भी उनकी शॉपिंग नहीं होती, इसलिए उन्होंने लास्ट में अपनी शॉपिंग करने का डिसाइड किया। दादी और मीरा जी की शॉपिंग होने के बाद तीनों लड़कियां अपनी अपनी शॉपिंग में जुट जाती है। सिया और अनवी को जो भी ड्रेस पसंद आ रही थी वो उठा रही थी, लेकिन काशी को तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। वो कोई भी ड्रेस लेती, लेकिन जैसे ही उसको ट्राई करती उसको ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आती और फिर उस ड्रेस को इग्नोर करके दूसरी ड्रेस उठा लेती। 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त हो चुका था, लेकिन उसको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। मीरा जी और दादी उसकी हालत देखकर मुस्कुरा रहे थे। दादी और मीरा जी काशी की हेल्प करने के लिए जाते हैं। वो काशी के लिए राजस्थानी कपड़े सेलेक्ट करते हैं। उसके लिए अलग अलग डिजाइन के ढेर सारे अलग अलग कलर के लहंगे चोली लेते हैं। काशी को उनके पसंद के सारे कपड़े पसंद आते हैं और खुशी से उनको ले लेती है। शाम को 6 बजे उनकी शॉपिंग पूरी होती है और वो घर जाने के लिए बाहर आते हैं। दादी इन सब के बीच बुरी तरह थक चुकी थी, इसलिए मीरा जी पहले ही उनको लेके घर के लिए निकल जाती है। अब सिर्फ सिया, अनवी और काशी ही बचे थे। वो तीनों भी हवेली के लिए निकल जाते हैं। उनके पीछे ही गार्ड्स की कार भी चल रही थी। कुछ दूर जाने के बाद ही गार्ड्स को कुछ गड़बड़ लगती है। वो लोग लड़कियों वाली कार में बैठे गार्ड को इन्फॉर्म कर देते हैं और सब सतर्क हो जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद ही पीछे गार्ड्स की कार रेगिस्तानी इलाके में आते ही ब्लास्ट हो जाती है। कार में बेदी तीनों लड़कियों की हालत खराब होने लगती है। सिया और काशी की तो चीख निकल जाती है, क्योंकि ऐसे सीन उन्होंने सिर्फ रोहित शेट्टी की मूवी में ही देखे थे आज तक। लेकिन अनवी के लिए ये सब नॉर्मल था। हालांकि डर तो वो भी गई थी, क्योंकि ऐसा जब भी कुछ हुआ था तो अक्षत, अबीर या फिर राणा जी, इस फिर रणविजय जी उसके साथ होते थे, लेकिन आज सिर्फ काशी और सिया के साथ कुछ गार्ड्स ही थे उसके साथ। इसलिए उसको डर लग रहा था। कुछ ही सेकंड्स में सारे गार्ड्स की कार ब्लास्ट हो चुकी थी। अब सिर्फ एक ही कार बची थी, जिसमें बेटा गार्ड और ड्राइवर बाहर आके आसपास देखने लगते हैं, लेकिन कुछ नहीं दिखता। तभी रेगिस्तान में रेत का बवंडर उठता है और रेत में छुपे बहुत सारे आदमी बाहर आते हैं और उस गार्ड और ड्राइवर को शूट कर देते हैं। तीनों लड़कियों की चीख निकल जाती है, क्योंकि अब सिर्फ वो तीनों ही बची थी। वो सारे आदमी आके उनकी कार को घेर लेते हैं। उन सब के हाथों में तलवार थी और उनके पीछे से एक आदमी मुंह पे साफ बांधे आगे आता है। उसकी सिर्फ काली आंखें दिखाई दे रही थी, जो आधी काजल से सनी थी। वो आदमी आंखों से ही खतरनाक लग रहा था। तीनों लड़कियां एक दूसरे को पकड़ के रो रही थी। अनवी, जिसकी भी हिम्मत, जवाब दे चुकी थी और काशी से चिपक के रो रही थी। काशी अपना फोन निकाल के उन सब से बचा के अक्षत का नंबर डायल कर देती है। अक्षत, जो कि उस टाइम मीटिंग में था, उसका फोन साइलेंट था, लेकिन काशी का नाम फ्लैश होते देख एक रिंग में ही उठा लेता है और सामने से आ रही आवाजें सुन के उसकी आंखें नीली से लाल हो जाती है। वो मीटिंग रूम से बाहर निकल जाता है और उसके साथ ही अबीर और राणा जी भी। वही रेगिस्तान में वो आदमी कार के डोर तोड़ देते हैं। वो हेड आदमी आगे आता है और अपनी डरावनी आवाज में रावण की तरह जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ए छोरी, मैंने तो सुनी थी कि तू हुकुमसा के दिल को भा गई है, लेकिन तू तो घनी ही कमजोर लागे से। मन्ने तो सोची थी तू कोई तड़कती भड़कती ज्वाला होगी, तभी तो आग से खेल गई, लेकिन तू तो छुई मुई निकली है छोरी।
लेकिन यह बात तो ना से कि हुकुमसा थारे इस रूप पे मोहित हो गया। कोट। काशी को उस आदमी की बात सुन के गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो आदमी चुप नहीं होता। वो आगे कहता है, पर कोई बात नहीं, तू चाहे किसी भी सा मनने वाते किमी लेनो देनो कोनी। मनने तो बस हुकुमसा की कमजोरी चाहिए थी और वातू से। कोट। इतना बोल के वो आदमी अपने लोगों को इशारा करता है और काशी को लिसने के ऑर्डर देता है। उसके आदमी आगे जाते हैं और काशी को लाने लगते हैं, लेकिन सिया और अनवी उसे कस के पकड़ लेते हैं। वो आदमी सिया और अनवी को दूर करने लगते हैं और उस बीच सिया को धक्का लग जाता है और उसके माथे पे चोट भी लग जाती है। सिया को चोट लगने से काशी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो उस आदमी को थप्पड़ मार देती है जिसने सिया को धक्का मारा था। वो आदमी गुस्से में काशी को मारने जाता है, लेकिन काशी अपना पैर उठा के उसके पैरों के बीच में मार देती है। वो आदमी अपने पैरों के बीच हाथ रख वहीं बैठ जाता है। काशी उसकी तलवार उठा लेती है और चिखते हुए कहती है, अगर किसी ने भी हमारे पास आने की कोशिश की तो यही काट दूंगी। काशी का चेहरा गुस्से से लाल था, ऊपर से उसके लंबे कसके बसल हवा में उड़ के उसको और भी खतरनाक लुक दे रहे थे। हेड आदमी बाकी लोगों को इशारा करता है और वो सब काशी पर हमला करने आगे बढ़ते हैं। काशी इतना गुस्से में थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी से आग निकल रही हो। वो उन लोगों को सब्जी की तरह काटने लगती है। किसी का हाथ उसकी बॉडी से अलग हो रहा था, किसी की मुंडी। काशी को लड़ते देख अनवी और सिया में भी हिम्मत आ जाती है और वो भी एक एक तलवार उठा लेती है। अब वो तीनों लड़कियां उन आदमियों पे अकेली ही भारी पड़ रही थी। कुछ ही देर में सारे आदमी ढेर हो चुके थे, एक दो को छोड़ के। इसलिए वो हेड आदमी बौखला जाता है और गुस्से से आगे जाता है और काशी के सिर पे डंडे से वार करता है और काशी वही बेहोश हो जाती है। वो आदमी काशी को अपने कंधे पे उठा लेता है और अपने बचे हुए लोगों को अनवी और सिया को लाने को बोल देता है और खुद रेगिस्तान की तरफ बढ़ जाता है। CH-55 अनवी और सिया की शादी। मॉल से वापस आते वक्त कुछ लोग सिया, काशी और अनवी पे हमला कर देते हैं। तीनों ही लड़कियां उनसे हिम्मत से लड़ती है, लेकिन लास्ट में उन लोगों का हेड काशी के सिर पे वार करता है और काशी वही बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो आदमी काशी को लेके वहां से रेगिस्तान में ही चला जाता है और पीछे अपने बचे हुए लोगों को सिया और अनवी को लाने को कह देता है। वो लोग ऊंट पे बैठ के वहां से निकल जाते हैं और कुछ देर के बाद उनके कदमों से उठी धूल भी नजर नहीं आती। उनके जाने के कुछ देर के बाद अक्षत की कार वहां आके रुकती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वहां सिर्फ लोगों की लाशें पड़ी हुई थी और कुछ भी नहीं था। अक्षत तीनों लड़कियों को वहां ना देख के गुस्से से कार की बोनेट पे एक जोरदार पंच मारता है। वो चीखते हुए राणा जी को कहता है, ढूंढो उन्हें। राणा जी और बाकी गार्ड्स जाने लगते हैं कि राणा जी को ड्राइवर में कुछ हलचल दिखाई देती है। राणा जी जल्दी से ड्राइवर के पास जाके उससे सब के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन ड्राइवर की हालत कुछ बोलने लायक नहीं थी। वो बस हाथ की उंगली से उस डायरेक्शन में इशारा करता है जहां से वो आदमी गए थे। अक्षत उनका इशारा समझ के जोर से आवाज देता है, सिकंदर। कुछ ही पलों में सिकंदर आके अक्षत के कंधे पे बैठ जाता है। अक्षत उसे इंस्ट्रक्शन देता है और सिकंदर अपने काम में लग जाता है। वो पूरी फोर्स के साथ आसमान में उड़ान भर देता है और कुछ देर के बाद वापस आता है। सिकंदर को जिस तरह से ट्रेन किया गया था वो उसी आवाज में अक्षत को कुछ बताता है और वो समझ के अक्षत को थोड़ा क्लू मिलता है। उन सबको रेगिस्तान में जाने का इशारा किया था सिकंदर ने। सब रेगिस्तान के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन वो चल के तो उन लोगों तक जा नहीं सकते थे। तभी वहां अक्षत को कुछ लोगों का काफिला दिखाई देता है। उन लोगों के पास बहुत सारे ऊंट थे। अक्षत राणा जी को इशारा करता है और राणा जी वहां जाके उन लोगों से उनकी लैंग्वेज में बात करते हैं और वो लोग उन्हें अपने ऊंट देने को राजी हो जाते हैं। वैसे भी हुकुमसा को मना करने की हिम्मत किसमें थी। उन लोगों से ऊंट लेके अक्षत, राणा जी और अबीर के साथ गार्ड्स भी उन ऊंटों पे सवार हो जाते हैं और रेगिस्तान में दौड़ लगा देते हैं। उन ऊंटों को वो पूरी स्पीड से दौड़ा रहे थे, जिससे रेगिस्तान में धूल का पूरा बवंडर उठ चुका था और ऊपर आसमान में सिकंदर उन सबको गाइड कर रहा था। वो लोग सिकंदर के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वही वो आदमी काशी, सिया और अनवी को लेके अपने इलाके पे पहुंचता है। उन लोगों ने एक छोटा सा पूरा गांव बसा रखा था। उनके घर भी मिट्टी के बने हुए थे। गांव के बच्चे से लेके बड़े तक जितने भी लोग थे वो सब उस आदमी के आने पे देखने के लिए घर के बाहर आ जाते हैं। उस जगह को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों ने कभी बाहर की दुनिया देखी ही न हो। वो सब गांव के अंदर जाते हैं तो गांव का मुखिया उन्हें शाबाशी देने आता है।
काशी को उस आदमी ने एक बड़ी सी चादर में ढक रखा था, इसलिए कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पाता। वो आदमी काशी को के जाके एक छोटे से घर में जाता है और उसे अंदर चारपाई पे लिटा के बाहर आता है। बाहर मुखिया जी नीम के पेड़ के नीचे बैठे आगे की प्लानिंग कर रहे थे। वहां पे उन लोगों ने अपने लोगों की ही फौज बना रखी थी और सब ने पत्थर से बने हथियार ले रखे थे। मुखिया जी वही बैठे अपने लोगों से कहते हैं, भाइयों, अब हुकुमसा की कमजोरी हमारे पास है, जिसे लेने वो हमारे पास जरूर ही आएंगे और तब हम उनके सामने अपनी डिमांड रखेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हुकुमसा सीधे हम पे हमला कर दे, इसलिए हमें आगे की लड़ाई के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले गांव की सुरक्षा के इंतजाम कर दो और लोगों को खड़ा कर दो। कोई भी बाहर का इंसान अंदर नहीं आना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। तब तक वो आदमी भी बाहर आ चुका था। उस आदमी को देख के मुखिया जी कहते हैं, भाइयों, लाखन ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। हम सबको लाखन पे गर्व होना चाहिए। आज लाखन ने गांव के लिए अपनी जिंदगी भी दांव पे लगा दी। उद्धरण चिन्ह। लाखन आगे आके कहता है, ये आप क्या बोल रहे हैं मुखिया जी? ये मेरा भी तो गांव है। अगर मैं अपनी मिट्टी के लिए कुछ कर पाया तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। उद्धरण चिन्ह। लाखन की बात सुन के सब लोग खुश हो जाते हैं और मुखिया जी फिर आगे की प्लानिंग लाखन को भी समझा देते हैं। सब लोग अपने अपने काम में जुट जाता है। बच्चे से लेकर बूढ़े जवान, यहाँ तक कि गांव की सभी औरतें भी अपने हाथों में हथियार उठा लेती है अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए। सब खुद से जितना बन रहा था उतना कर रहे थे। कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता था। सिया और अनवी को भी वहां लाके एक घर में बंद कर दिया जाता है। वो लोग मदद के लिए चिल्लाती रहती है लेकिन कोई भी उनकी मदद को आगे नहीं आता। ऊपर से वो लोग तो सिया और अनवी के कपड़ों को देख के उन्हें अजीब तरह से घूर रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने तो कपड़ों के नाम पे बस एक चादर को लपेट रखा था और रेगिस्तान की इतनी गर्मी में रहते हुए उनकी स्किन का कलर भी काला पड़ चुका था। वो लोग आदिवासी लग रहे थे। रात हो चुकी थी, इसलिए पूरे गांव में मसाले जल जाती है क्योंकि वहां लाइट तो थी नहीं। रात को गांव की औरतें मिलके पूरे गांव का भोजन बनाती है और उसके बाद उनमें से कुछ औरतें जाके सिया और अनवी को खाना दे के आती है। वो औरतें घर का डोर ओपन करके अंदर जाती है। सिया और अनवी दोनों एक दूसरे को पकड़े रो रही थी। उन औरतों को देख के उनको डर भी लगता है, लेकिन खुद को नॉर्मल रख के सिया हिम्मत करके बोलती है, मेरी दी कहाँ है? उस कलमुहे सांड ने मेरी दी को कुछ किया तो नहीं? प्लीज बता दीजिए मेरी दी कहाँ है? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। उद्धरण चिन्ह। वो औरतें सिया की बात सुन के एक दूसरे का मुंह देखने लगती है क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ ही नहीं आया था। उन लोगों की अलग ही लैंग्वेज थी। उनमें से सिर्फ कुछ ही लोगों को हिंदी आती थी, वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें काम की वजह से बाहर जाना पड़ता था। इसलिए उन औरतों के लिए सिया की सारी बातें नील बटे सन्नाटा थी। वो औरतें अपनी लैंग्वेज में उन दोनों को खाना खाने को कहती है और उनकी बातें सिया और अनवी के अगल बगल से ही गुजर जाती है। वो आर्मी खाना रख के बाहर चली जाती है और फिर से डोर को बंद कर देती है। सिया और अनवी खाने को देख के ये तो समझ जाती है कि वो औरतें उन्हें खाना देने ही आई थी। लेकिन तभी सिया अपना खुराफाती दिमाग लगाते हुए कहती है, लेकिन अनवी वो कह के क्या गई है? कहीं उन लोगों ने हमें मारने के लिए खाने में जहर तो नहीं मिला दिया था? और ये बोल के गई हो कि खाना सारा खत्म कर देना, तुम चैन से मार जाओगी। उद्धरण चिन्ह। सिया की बात पे अनवी रोते हुए कहती है, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, बच्चे भी नहीं हुए हैं। मैंने मेरे बच्चों के बाप को डायपर चेंज करते भी नहीं देखा। मेरे दोनों भाई मामा भी नहीं बने हैं। उद्धरण चिन्ह। सिया अनवी को चुप कराते हुए कहती है, अनवी तुम रो मत। चलो हम दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। कम से कम मरने से पहले हम दोनों कुंवारी तो नहीं रहेंगे। ये सोचकर खुश हो जाएंगे कि इस जन्म में हमारी शादी तो हुई है। उद्धरण चिन्ह। अनवी सिया की बेवकूफी में उसका साथ देते हुए कहती है, तुम सही कह रही हो सिया, हम अभी शादी कर लेते हैं। लेकिन हम शादी करेंगे कैसे? उद्धरण चिन्ह। ये सुन के तो सिया भी सोच में पड़ जाती है कि वो दोनों शादी करेंगे कैसे। सिया कुछ देर अपना खुराफाती दिमाग यूज करने के बाद एकदम से कहती है, चलो अनवी, सारा जुगाड़ हो गया, हम अभी शादी करते हैं। अनवी सिया को बेवकूफ की तरह देखती है लेकिन खड़ी हो जाती है उसके कहने पर। सिया अनवी को खड़ा करती है और जो खाने की थाली वो लोग लेकर आए थे उसे बीचों बीच रख देती है और अनवी से कहती है,
अन्वी, ये रहा हमारा हवन कुंड जिसके चारों तरफ हमें फेरे लेने हैं, और ये जो इसमें चावल रखे हैं ये तुम्हारा सिंदूर है और ये रोटी मंगलसूत्र है। उद्धरण चिन्ह। अन्वी सिया की बात सुनकर खुश हो जाती है। वो दोनों लड़कियां बेवकूफ की तरह शादी की रस्में करने लगती है। वो लोग थालियों के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगते हैं और 7 फेरे की तरह सारे वचन लेने लगते हैं। उसके बाद फिर से थाली के आसपास बैठ जाते हैं और सिया अन्वी को चावल उठाकर खिलाती है और कहती है, लो हो गया तुम्हारा सिंदूरदान। और उसके बाद उसे रोटी का टुकड़ा खिलाते हुए कहती है, ये लो पहन लिया तुमने मंगलसूत्र मेरे नाम का। उद्धरण चिन्ह। और फिर एक गहरी सांस लेके अफसोस से कहती है, लो अब से तुम बन गई मिसेस सिया अन्वी शर्मा। उद्धरण चिन्ह। अन्वी और सिया एक दूसरे के गले लग के रोने लगती है। अचानक ही सिया चहकते हुए कहती है, अन्वी तुमने अभी अभी कुछ नोटिस किया? अन्वी ना में सर हिला देती है। सिया उससे आगे कहती है, देखो मैंने तुम्हें अभी अभी खाना खिलाया था। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मतलब कि खाने में जहर नहीं है, हम ये खाना खा सकते हैं। ये सुनकर अन्वी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो दोनों ही अपनी अपनी थाली उठाकर खाने पर टूट पड़ती है क्योंकि दोनों को भूख लगी थी। वहीं अक्षत और बाकी सब रेगिस्तान में ही रुके हुए थे, क्योंकि उनके ऊंट बुरी तरह से थक चुके थे। क्योंकि वो ऊंट काफी दूर से चलते हुए आ रहे थे और काफी दिन से ज्यादा कुछ नहीं खाने को भी नहीं मिला था, इसीलिए भूखे होने की वजह से जल्दी थक जाते हैं। उन्होंने आगे कदम ही नहीं बढ़ाए थे, इसलिए उन सबको वही रुकना पड़ता है ताकि वो थोड़ी देर आराम कर सके और उसके बाद वो आगे बढ़ सके। क्यों किया है उन लोगों ने काशी को किडनैप? क्या है उनकी डिमांड? क्या अक्षत पहुंच पाएगा काशी तक? जानेंगे हम आगे।